हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉफ स्काई। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो जो है आपसे मिस नहीं हो पाए। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2। तो ये दूसरी वीडियो है दोस्तों। आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, और हम पढ़ेंगे 5 ईयर गोल्स क्या होते हैं, 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं और उनके गोल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है दोस्तों? इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब इस सिंपल भाषा में समझे तो इकोनॉमी के लिए प्लान। अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम प्लानिंग, मतलब भैया एग्ज़ाम के लिए प्लान करना। हम प्लान करेंगे एग्ज़ाम के लिए ताकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए। मैं ऐसा क्या प्लान करूं कि मेरे एग्ज़ाम जो है बढ़िया जाए। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग क्या हुआ कि क्या ऐसा करूं मैं जिससे मेरी इकोनॉमी बेटर हो, उस तरीके से मैं प्लान करूं। माई प्लान सो दैट माई इकोनॉमी विल ग्रो, इकोनॉमी बेटर हो जाए। ठीक है ना। पढ़ते हैं दोस्तों डेफिनेशन क्या है बेसिकली क्या। मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, इकोनॉमिक है दोस्तों ये। मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ अ डिटर्मिनेट अथॉरिटी। डिटर्मिनेट अथॉरिटी मतलब वो अथॉरिटी जो डिसीजन ले सकती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बनाती है इकोनॉमिक प्लान में हिस्सा लेती है कि वो डिसीजन ले सकती है बाय अ डिटर्मिनेट अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। बेसिकली इकोनॉमिक सर्वेज होते हैं दोस्तों जिसमें हमें पता लगता है कि इकोनॉमी की क्या हालत चल रही है, एग्रीकल्चर का क्या हाल है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल है, इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसी चल रही है। वो सर्वे को देखकर, उन सर्वे को देखकर इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। डिटरमिनेंट अथॉरिटी मतलब सेंट्रल अथॉरिटी जो है डिसीजन लेती है ताकि इकोनॉमिक प्लान बनाया जा सके। बेसिकली उस सर्वे को देखकर सोसाइटी की हालत क्या है, इकोनॉमी की क्या हालत है, उसे देखकर डिसीजन लिए जाते हैं और इकोनॉमिक प्लान बनाया जाता है आगे के लिए। उस सर्वे में मान लीजिए आता है कि भाई एग्रीकल्चर की हालत बहुत ख़राब है, तो हम इकोनॉमिक प्लान कुछ ऐसा बनाएंगे कि एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा फंड्स करेंगे हम डाइवर्ट। या उस इकोनॉमिक सर्वे में आता है भैया क्राइम रेट ज़्यादा है, तो भाई थोड़ा मॉडर्नाइजेशन करेंगे पुलिस की क्या नाम है तरीकों को, और सीसीटीवी कैमराज लगाएंगे। तो बेसिकली उस सर्वे से जो भी आएगा उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाएंगे। मेकिंग इकोनॉमिक मेजर डिसीजंस बाय कॉन्शियस डिसीजन ऑफ अ डिटर्मिनेट अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग। दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था। प्लानिंग कमीशन बेसिकली वो कमीशन है भैया जो बनाती है इकोनॉमिक प्लान। ठीक है ना। इसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। तो हर इकोनॉमिक प्लान जब बनता है तो बनाती है प्लानिंग कमीशन, और चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली जब पहला प्लानिंग, जब इकोनॉमिक प्लानिंग मान लीजिए जब आज़ादी के टाइम होती थी तो जवाहरलाल नेहरू उसके चेयरमैन थे। फिर आगे बढ़े तो और इंदिरा गांधी चेयरमैन बनी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी चेयरमैन बने, अब नरेंद्र मोदी चेयरमैन है। तो बेसिकली उस वक्त जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन रहेगा। ठीक है ना। तो बेसिकली इस प्लानिंग प्लानिंग कमीशन को बेसिकली अब नाम दे दिया गया है नीति आयोग। ठीक है ना। बेसिकली इसका नाम चेंज हो गया है बस। प्लानिंग कमीशन का नाम अब कर दिया गया है नीति आयोग। तो जो चेयरमैन अभी जो है नीति आयोग के हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना। प्लानिंग कमीशन के नहीं है क्योंकि इसका नाम हो गया है चेंज। अब इसका नाम हो गया है नीति आयोग प्लानिंग कमीशन से। 1950 में प्लानिंग कमीशन बना और 2015 में इसका नाम जो है चेंज हो गया, नीति आयोग हो गया है। ठीक है ना दोस्तों। तो हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक प्लान क्या होता है, प्लानिंग कमीशन क्यों बनाई गई थी, इकोनॉमिक प्लानिंग को करने के लिए बनाई गई थी, और इसका नाम जो है चेंज कर दिया, नीति आयोग कर दिया। अब पर्पस क्या था बेसिकली, ठीक है ना, इसको बनाने का, प्लानिंग कमीशन को बनाने का पर्पस क्या था। प्लानिंग कमीशन को बनाने का पर्पस था 1950 में ये, केयरफुली असेस द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। बेसिकली कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से इस्तेमाल करके इकोनॉमिक प्लान बनाया जा सके जिससे कि सोसाइटी और आगे बढ़ सके। हमारी कंट्री में जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, बेसिकली जितने लोग काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, लेबर हो चाहे कंपनी में काम करने वाले हों, ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको, और जो फिजिकल रिसोर्सेज है, बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गई, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इन सब रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए, टू यूटिलाइज देम सो दैट इफेक्टिव यूटिलाइज करें ताकि हम उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके एक बेटर प्लान बना सकें। टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके मैं ऐसा प्लान बनाऊं कि जिससे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े। ठीक है ना। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है ना। जैसे एग्रीकल्चर में जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे लैंड जो है, उन सबको मैं यूज़ करके ऐसा प्लान बनाऊं, उस तरीके से हम बनाए प्लानिंग जिस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव हो सके। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं भैया,
उनको यूज़ करके ऐसा हम कुछ करें जिससे कि उनको उसकी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो आगे बढ़े। इसे हम इसलिए ये था पर्पस हमारा प्लानिंग कमीशन का, ठीक है ना। और इसी प्लानिंग कमीशन की से हमारा बनाया सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान आया था वो प्लानिंग कमीशन से ही आया था कि भाई अब हम 5-5 साल के प्लान बनाया करेंगे। भाई अगले 5 साल में क्या करना है, उसके अगले 5 साल में क्या करना है, ठीक है। क्योंकि अब एक बड़ा प्लान नहीं बना सकते कि भाई अब एक सिर्फ हमारे को ये पता है कि भाई हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो भाई उस पर काम करना शुरू करें। उसका आपको थोड़ी देर तोड़ना पड़ेगा ना। आपका अगर बोर्ड का एग्जाम है और 2 महीने बाद है, ठीक है ना, तो पहले करता हूँ पहले 5 दिन मैं पढ़ूंगा ये, फिर 5 दिन पहले 5 दिन मैथ्स पढ़ूंगा, फिर 5 दिन मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, फिर मैथ, फिर कुछ और पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे करके आप प्लान बना दो, उस बड़े प्लान को तोड़ते हो आप छोटे छोटे उसमें, ताकि जो आप अपने अपने बोर्ड के एग्जाम तक जाते जाते आप क्या है अच्छी तरीके से तैयार हो जाओ। तो वही ये 5 ईयर प्लान भी वैसे ही कुछ है। जैसे पहला जो 5 ईयर प्लान था वो जो था अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था। या चाहे तो लिख सकते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान मेरा कब था, आपके एग्जाम में आ सकता है। ये जो प्लान था दोस्तों बेसिकली एग्रीकल्चर पर फोकस्ड ज़्यादा था। दूसरा जो प्लान था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ज़्यादा फोकस था। तीसरा जो प्लान था वो सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस था। तो हर प्लान जो है वो किसी ना किसी सेक्टर पर किसी ना किसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस होता है। उससे जो सोसाइटी की हालत होती है उस पर वो फोकस होता है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए ऐसा अभी ऐसा टाइम चल रहा हो जहाँ पर क्राइम रेट ज़्यादा है तो बेसिकली उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अगर जो हमारे नेबर्स हैं चाइना पाकिस्तान वो जो है थोड़ा हमको तकलीफ दे रहे हैं तो डिफेंस में ज़्यादा पैसा डाला जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारा मान लीजिए नेबर वगैरह सब ठीक है बट कंट्री के अंदर जो है एजुकेशन जो है वो जॉब्स नहीं क्रिएट हो पा रही हैं तो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी और जॉब्स क्रिएट करने वाले पर। तो हर 5 ईयर प्लान का पर्पस होता है। वो पर्पस होता है उस वक्त कैसी चल रही है इकोनॉमी, ठीक है ना, उस वक्त हमारी इकोनॉमी को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप भी बनाते हैं ना प्लान 5-5 दिन अपने हम ये पढ़ेंगे पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, उसके बाद जाकर हम ताकि मार्च में जब हमारे बोर्ड के एग्जाम है तब उसमें हम अच्छा स्कोर कर सकें। उसी तरह का हर 5 ईयर प्लान भी किसी न किसी चीज़ को डेडिकेटेड होता है, ठीक है ना। तो हमारा लास्ट जो 5 ईयर प्लान था जो 12th 5 ईयर प्लान था हमारा आखिरी, वो था 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। ये हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था दोस्तों, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। उसके बाद जो है प्लानिंग कमीशन का ने या फिर नीति आयोग ने कह लीजिए 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म कर दिया। अब बेसिकली 15 ईयर विजन करके एक होता है जो कि 2018 से शायद 2032 या 2031 तक है। वो अब हमारा क्या नाम है चल रहा है कि भाई अब 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। 12th 5 ईयर प्लान हमारा था 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। और अब 15 ईयर विजन जो है वो शुरू हो चुका है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है भाई लास्ट 5 ईयर प्लान कब था, तो सर 12th 5 ईयर प्लान था 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक था। पहला 5 ईयर प्लान कब था, तो सर पहला 5 ईयर था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक हमारा पहला 5 ईयर प्लान था। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको एक एक नंबर के तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई जो 5 ईयर प्लान होते हैं इनके गोल क्या होता है, बेसिकली इनका मेन गोल क्या होता है। देखिए तो शॉर्ट टर्म गोल हो गए, इसमें हमें एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है या इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ध्यान देना है या सर्विस सेक्टर पे ध्यान देना है, कहीं डिफेंस पे ध्यान देना है, कहीं मॉडर्नाइजेशन पे कुछ किसी ने किसी एक चीज़ की उस पर ध्यान देना है, टेक्निक सुधारने पे, कहीं इन्फ्लेशन पे ध्यान देना है। ये तो 5 ईयर प्लान हो गए, तो शॉर्ट टर्म प्लान हो गए। लॉन्ग टर्म प्लान क्या है 5 ईयर प्लान का, मतलब पर्पस क्या है, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान बेसिकली है हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है 5 ईयर प्लान का, अचीव क्या करना है। जैसे आप करते हैं ना कि भाई आपको मान लीजिए आपको समझ लीजिए कि आप एक अच्छे कोर्स में जाना चाहते हैं, मान लीजिए आपको करना है एमबीए करना है, ठीक है ना, या फिर आपको सीए बनना है, जो भी आपको करना है, ठीक है ना। अब ये आपका मेन गोल है भाई मुझे ये करना है, ठीक है ना, एमबीए बनना है या फिर सीए करना है। फिर आप छोटे छोटे उसके लिए तय करते हैं, भाई मेरे को 12वीं में मार्क्स अच्छे लेके आने हैं, मेरे को अच्छे कॉलेज में जाना है, ठीक है, मुझे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, मेरे को अच्छा स्कोर वहाँ पर स्कोर करना है, यहाँ पर क्या नाम है आपका इंटर में अच्छे स्कोर हो, मेरे पास अच्छी आर्टिकलशिप हो, यहाँ पर जाने के लिए मेरे पास थोड़े बहुत पैसे मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ ताकि एमबीए कोर्स कर पाऊँ। तो ये आपके छोटे छोटे गोल होते हैं ताकि बड़ा गोल आप अचीव कर सको। तो जो छोटे गोल होते हैं वो आपके बड़े गोल से अलाइंड होते हैं। इनको अचीव करने के लिए ये छोटे छोटे गोल किए जाते हैं। जैसे ये हमारा जो मेन गोल है ये होते हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, दीज आर स्मॉल शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज माई लॉन्ग टर्म गोल। गोल जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना। उन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स तो एक तरीका होता है 5-5 साल के असली में जो गोल्स हैं उनको अचीव करने का। हमारे गोल्स क्या है 5 ईयर प्लान के, ग्रोथ है, मॉडर्नाइजेशन है, सेल्फ रिलायंस है, इक्विटी है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी चिंता मत कीजिए।
ये हमारे बड़े लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। इनको हमको अचीव करने के लिए हम ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को क्या नाम है करते हैं। जैसे मॉडर्नाइजेशन हमारा गोल है कि भाई नई टेक्नोलॉजी हमको आगे तक अचीव करनी है, तो उसके लिए हमारे शॉर्ट टर्म गोल बनते हैं भाई एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी आ जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी आ जाए। ग्रोथ हमारा एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म गोल है, तो उसके लिए छोटे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि भाई एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की अच्छी हो जाए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। तो ये पढ़ते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान हमारे क्या क्या होते हैं। तो सब पहला हमारा गोल होता है ग्रोथ, ठीक है ना। सिर्फ किसी भी प्लान का, किसी भी इकोनॉमिक प्लानिंग का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली एस्पेक्ट होता है ग्रोथ। भाई इकोनॉमी की ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ का पहले हम मतलब समझ लेते हैं, ठीक है ना। इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। अरे सर तो आपने कंफ्यूज कर दिया, और कोई नहीं, हम डेफिनेशन को तोड़ के पढ़ते हैं और फिर मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा। इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी, एक कंट्री की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट वो प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है ना। मान लीजिए अगर मैं एक छोटा एग्जांपल हूँ, एक लैंड है, उस लैंड पर आज 10 kg टोटल आउटपुट उगता है, मान लीजिए वीट होता है या राइट उगता है। अगले साल सेम लैंड पे 12 kg वही चीज़ मान लीजिए वीट उगता है, तो ये हो गई दोस्तों ग्रोथ, क्योंकि सेम लैंड पर अब मैं ज़्यादा उगा रहा हूँ, ठीक है ना। इसी चीज़ को आप सोसाइटी के इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो देखो पहले टोटल मैं मान लीजिए $1 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स जो है प्रोड्यूस कर रहा था अपने कंट्री में। अब वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस तीनों को मिलाकर अगले साल मैं $1.2 बिलियन पे पहुंच गया हूँ। तो ये हो गई दोस्तों अपनी ग्रोथ, ठीक है ना। ये ग्रोथ हो गई है क्योंकि हम पहले जो हमारी कैपेसिटी थी उससे बढ़ गए हैं। इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। मैं अपनी कंट्री की कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ ताकि ग्रो कर रहा हूँ, ताकि जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकूँ, ठीक है ना। ये हो गई हमारी ग्रोथ। ग्रोथ का इंडिकेटर दोस्तों क्या होता है, हम सबको पता है। ग्रोथ का इंडिकेटर होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी जब हर साल बढ़ता है तो ग्रोथ हो रही है, जीडीपी कम हो रहा है तो ग्रोथ नहीं हो रही है, सिंपल। मान लीजिए हम समझते हैं भाई अरे आपने कई बार देखा होगा, आता है न्यूज़ में 8% बढ़ गई भाई जीडीपी, मतलब भाई ग्रोथ बहुत बढ़िया हुआ है। फिर कभी आता है भाई 2-3% बढ़ी है जीडीपी, तो मतलब ग्रोथ बढ़िया नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इंडिकेटर होता है दोस्तों जीडीपी ग्रोथ का। इंडिकेटर का मतलब होता है कैसे पता चलेगा ग्रोथ हो रही है कि नहीं, ठीक है ना। हम कह तो नहीं कि ग्रोथ हो रही है, 5 साल से आपको जो मान लो बोल रहा है कोई ग्रोथ हो रही है, 10 साल से बोल रहा है कि ग्रोथ हो रही है, 20 साल से बोल रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है, बट हम कैसे माने कि ग्रोथ हो रही है। तो इंडिकेटर आपको दिया जाता है, पैरामीटर, कि भाई जीडीपी देखो ना आप, जीडीपी बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो रही है, जीडीपी नहीं हो रहा तो ग्रोथ नहीं हो रही। तो इंडिकेटर का मतलब है वो पैरामीटर जिसको नाप सकें, ये देखने के लिए कि भाई वो काम हो रहा है कि नहीं। तो जीडीपी एक तरीका है जो हम यूज़ कर सकते हैं ये देखने के लिए कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये होता है हमारा इंडिकेटर। दोस्तों पहला पॉइंट हो गया ग्रोथ। आते हैं अब अगले सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट हमारा हो गया दोस्तों मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है दोस्तों कि जो पुरानी तकनीकों हैं उनको छोड़कर या उनको बेटर कर कर और नई तकनीकों को अडॉप्ट किया जाए। अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए हर सेक्टर में। मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी, जो हाथ से लोग जो है खेत काट रहे थे, ठीक है ना। अब क्या है कि अलग अलग फसल काटने के लिए मशीनें आती हैं, जो कि आप एक साथ अगर चला दें उस पर फार्म पे, तो एक साथ बहुत सारे जो हैं फसल कट जाती है। तो एक नई टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया है। ये एक नए तरीके की सीड्स मान लीजिए यूज़ कर रहा है फार्मर, जिससे कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। पहले वो 5 किलो उगा पाता था उस लैंड पे, अब वो 6 किलो उगा पा रहा है और लैंड को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, इसे कहते हैं मॉडर्नाइजेशन, ताकि मेरा आउटपुट बढ़ जाए, ठीक है ना। मेरा आउटपुट बढ़ जाए और मेरी नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का मुझे ये फ़ायदा मिल जाए, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी लगा लीजिए, पहले लोग हाथ से काम करा करते थे, अब कोई बड़ी सी मशीन लगा दी है, वो जल्दी 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 काम कर रही है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट मॉडर्नाइजेशन का होता है दोस्तों चेंज इन सोशल आउटलुक। अब दोस्तों ये जो है ना सोशल आउटलुक, मतलब ये थोड़ा इकोनॉमी से हटकर है, ये सोशल चीज़ें हैं। जैसे हमारे देश में कई सालों से रिग्रेसिव या धकेल सी चीज़ें चल रही थी, जैसे मान लीजिए जेंडर इनइक्वालिटी होती है। भाई एक सोच थी कि औरतों को काम नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है ना। वो सोशल आउटलुक को चेंज करना, उसको बेटर करना। अब जैसे
आपने देखा होगा जब उस वक्त था हमारे आज़ादी के टाइम पे औरतें बिल्कुल भी जो है काम नहीं करती थी, उनको काम नहीं करने दिया जाता था, कि उनको घर में ही रखा जाता था, कि उनको बोला जाता था कि सिर्फ हाउस वाइफ ही आपके लिए एक तरीके से एक जॉब है। अब जो वो आउटलुक चेंज हो रहा है, अब आप देख रहे हैं कि कई जो है जो लड़कियां हैं वो काम करना चाहती हैं और उनको मौका भी मिल रहा है, और लोगों को भी मौका मिलने की हम बात कर रहे हैं कि हर इंसान को काम करने का मौका मिलना चाहिए भाई, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है ना। कोई इंसान जो भी काम करना चाहता है उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए, जेंडर पर ये क्या नाम है डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो सोशल आउटलुक को भी चेंज करना, ये भी एक पर्पस होता है 5 ईयर प्लान का, ठीक है ना। लोगों की सोच को बदलना, लोगों की सोच को मॉडर्नाइज करना, ठीक है ना, ठीक करना, कि भाई हमें आगे बढ़ना चाहिए, प्रोग्रेसिव सोच को अपनाना। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया मॉडर्नाइजेशन का, ठीक है ना। आते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है दोस्तों सेल्फ रिलायंस, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना भैया। भैया हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, हमें अपने आप ही गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने चाहिए। डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज, बेसिकली इंपोर्ट जो है ना उन पर हमारा डिपेंडेंसी ना होना, ठीक है ना, कम कर देना इंपोर्ट्स। देखो इंपोर्ट्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर आप हमारे पास एक कंट्री में कोई चीज़ नहीं है ज़्यादा तो बाहर से इंपोर्ट करना कुछ गलत नहीं है, बट डिपेंडेंसी इतनी नहीं होनी चाहिए कि अगर वो बंद कर दे तो हमारी हालत ख़राब हो जाए। दोस्तों एक एक कंट्री है वेनेजुला। अब ये कंट्री की एक बहुत बड़ी फाइट है। ये लोग क्या है कि एग्रीकल्चर गुड्स भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। बेसिकली इनके पास खाने के लिए जो चीज़ें होती हैं ना, पोटैटो, टोमेटो, वीट, राइस, ये सब कुछ वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगा ही नहीं हुआ। अब आप सोचिए कितनी डेंजरस बात है कि ये लोग खाने पीने के लिए भी दूसरे देश पर डिपेंडेंट है। अब जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाता है, कोई कैलामिटी आ जाती है, कोई डेंजर सिचुएशन आ जाती है, जैसे कोविड आ गया है जैसे अब, तो एक जिस भी देश से आप सामान लेंगे वो पहले अपने देश को देखेगा फिर आपको देगा। तो उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो गई कि वो इतना डिपेंडेंट था दूसरे देशों पर कि भाई अब उनके खाने पीने के भी वांदे हो गए हैं। तो ठीक है, इंपोर्ट बुरा नहीं है, बट इतनी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, फॉरेन डिपेंडेंसी, कि भैया आपको दिक्कत हो जाए, ठीक है ना। हमें सेल्फ रिलायंट इतना होना चाहिए कि भाई अपने ऊपर हम डिपेंड कर सकें, ताकि अगर कोई क्लैमिटी आए, कोई बुरा टाइम आए, तो हम अपने आप अपने देश को आगे बढ़ा सकें, अपने सोसाइटी को खाना खिला सकें, जॉब्स दे सकें। इतना सेल्फ रिलायंट हर कंट्री को होना चाहिए। तो इसलिए 5 ईयर प्लान में सेल्फ रिलायंस एक पॉइंट रखा गया कि हम खुद अपने आप जो है रिलायंट हो जाएंगे, फॉरेन डिपेंडेंसी कम करेंगे। कि जब फॉरेन डिपेंडेंसी रहती है दोस्तों, की फॉरेन इंटरफेरेंस भी बहुत रहती है कि जो देश आपको दे रहा है, मान लीजिए काम दे रहा है या फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो इंटरफेयर भी बहुत करना शुरू करता है। जैसे आपकी भी सोसाइटी में, आपके भी घर में होता होगा, अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं तो वो इंटरफेयर करना शुरू कर देता है, उसको लगता है कि आपकी लाइफ की डिसीजन लेना अभी अब उसको हक मिल गया है। तो वो इंटरफेरेंस भी थोड़ा कम हो जाएगा अगर हम सेल्फ रिलायंट होंगे, हम लोगों से ज़्यादा पैसे नहीं ले रहे हैं, लोन कम ले रहे हैं, इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमारी एक्टिविटीज़ में, कंट्री की एक्टिविटीज़ में इंटरफेरेंस में लोगों की कम रहेगी, ठीक है ना। जब आपको कुछ वो दे ही नहीं रहा है तो उसके हक क्या बनता है बोलने का, इस नज़रिए से। लास्ट पॉइंट है दोस्तों इक्विटी। इक्विटी का मतलब दोस्तों रिच वर्सेस पुअर, अमीर गरीब का फासला मिटाना, ठीक है ना। अमीर जो है वो बहुत अमीर है और गरीब जो बहुत गरीब है, उस फासले को कम कर देना इज कॉल्ड इक्विटी। जो प्रोस्पेरिटी है वो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलना चाहिए। सरकार जो भी डिसीजन ले, जिससे मान लीजिए जो सड़क बनाए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए, हॉस्पिटल बनाए, उसका जो फ़ायदा है सिर्फ अमीरों को नहीं मिलना चाहिए, गरीबों को भी मिलना चाहिए। हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रोस्पेरिटी का हक मिलना चाहिए। इसी प्रोस्पेरिटी में हर किसी का हक है, ठीक है ना। इसे कहते हैं इक्विटी। फिर एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट बेसिक नीड्स। हर इंडियन जो है बेसिक नीड्स तो उसको मिलनी चाहिए, जैसे फूड हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है ना, हाउस हो गया। ये जो बेसिक चीज़ें वो हर इंसान का हक है, ठीक है ना, उसको ये भी चीज़ मिलनी चाहिए। इसलिए इक्विटी में आता है कि भाई अमीर हो या गरीब हो, बेसिक चीज़ें भाई सबको मिलनी चाहिए, इतना तो सबका हक है। पर जिससे सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए और सोशल इंजस्टिस जो है वो कम हो जाए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ गया और सोशल इंजस्टिस जो है वो कम हो जाए, ठीक है ना, उसी को तो इक्विटी कहेंगे हम। हर इंसान का जीने का जो है तरीका बढ़ गया है भाई। पहले जो है लोग एक एक महीने में सिर्फ एक बार जाया करते थे मूवी देखने, अब 2 बार जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है लोगों का, ठीक है ना। पहले क्या है कि लोग कहते थे भाई मैं 3 में सिर्फ एक बच्चे को एजुकेशन करा पाऊंगा भाई, और नहीं, अब कम से कम तीनों को वो एजुकेशन करा पाए। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाना, ठीक है ना। और सोशल इनजस्टिस कम हो गया है। जो इनजस्टिस है भाई, एक को मिल रहा है दूसरे को नहीं मिल रहा, वो कम हो जाना, ठीक है ना। इसे कहते हैं इक्विटी, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया 4 पॉइंट। तो इसी के साथ हमने खत्म कर दिया है अपना ये वाला सेकंड वीडियो कि भाई ग्रोथ गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान क्या होते हैं वो, और इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। अगली वीडियो जो हम बनाएंगे
वो होगी आपकी एग्रीकल्चर में। थैंक यू।